मुश्किलें थोड़ी अलग है औरों से, मगर भावनाएं नहीं। सपने हमारे एक जैसे हैं, लेकिन रियलिटी में कहीं भेदभाव है। राहों में उतार चढ़ाव तो आते हैं, लेकिन हमराही हमेशा साथ निभाते हैं। रेडियो मधुबन 90.4 FM पर सुनिए कार्यक्रम हमराही। दिव्यांग साथियों की कहानी, जिंदगी का साथ निभाने की ये है खास कहानियाँ। सिर्फ रेडियो मधुबन 90.4 FM पर रविवार शाम 5 बजे सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमराही हमराही। रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोताओं को संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, मैं हाजिर हूं आप सबके बीच में प्रोग्राम हमराही का तीसरा एपिसोड लेकर के। दोस्तों, पिछले 2 एपिसोड्स आप सबने बहुत पसंद किए। हम उम्मीद करते हैं कि आज का शो भी आप सबको पसंद आए। तो आप ट्यून इन कर चुके हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। श्रोताओं, जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, हमराही प्रोग्राम केवल एक प्रोग्राम नहीं है, बल्कि एक जरिया है हमारा समाज तक पहुंचने का, समाज को ये एहसास दिलाने का कि जिंदगी जीने का नजरिया क्या होना चाहिए, जिंदगी के प्रति पॉजिटिविटी क्या होती है, और हमराही वो सच्चा साथी जिसकी तलाश में बहुत सारे लोगों की पूरी उम्र गुजर जाती है, और हमराही की चाहत समाज के हर किसी व्यक्ति को होती है, और वो भी खासकर तब जब वो अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, जब वो इस योग्य हो जाते हैं कि वे भी हमारे यहाँ जो एक गृहस्थ आश्रम का कॉन्सेप्ट है उसको आगे बढ़ाने के लिए जब वो तत्पर हो जाते हैं, तो उन्हें भी हमराही की जरूरत होती है। और उसमें किस प्रकार फैमिली साथ आती है, नहीं आती है, उन्हें समाज से क्या कुछ सुनने को मिलता है, उनकी राह कितनी आसान होती है, कितनी मुश्किल होती है, यही हमराही का सफरनामा है। और आज हम आपको 80 के दशक के उत्तरार्ध में लिए चल रहे हैं। दोस्तों, आज के जमाने में जहां सब कुछ हमारे लिए बहुत आसान है, तकनीक ने सब कुछ आसान बना दिया, लेकिन कल्पना कीजिए उस दौर की जब तकनीक का बोलबाला नहीं था। आज तमाम ऐसे तरीके हैं जिससे हम हमारे कार्यों को आसान बना सकते हैं, लेकिन उस जमाने में किस प्रकार दिव्यांग साथी अपने जीवन साथी की तलाश पूरी करते थे, उन्हें कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था या नहीं, उस समय समाज की सोच क्या होती थी, ये तो सब आप कल्पना कर ही सकते हैं। जब आज भी ऐसी स्थिति है, जैसा कि हमारे एक प्रोग्राम में जीतू भाई ने कहा था समाज की सोच को लेकर के, तो आज हम स्वागत करते हैं हमारे इस प्रोग्राम में सीमा भटनागर मैम और अजीत भटनागर सर का, जो कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। तो राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आज हम उत्तर प्रदेश में हैं। मैम और सर, आप दोनों का हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम समझ में नहीं आ रहा आप दोनों में से किससे शुरू करें, लेकिन सीमा मैम, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं, अपनी जर्नी के बारे में बताएं, अपनी डिसेबिलिटी के बारे में बताएं, और अभी आप क्या कर रहे हैं प्रेजेंटली। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, और रेडियो मधुबन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और संदीप त्रिवेदी जी को भी, जिनके माध्यम से हमारे बात आप सब सुन पाते हैं। और मुझे बहुत खुशी है, और मैं शुभकामनाएं भी देती हूँ कि आगे भी ये चैनल ऐसे ही फले फूले और हम सबकी भावनाएं समाज से जुड़ जाएं, ऐसी मेरी कामना भी है। तो मैं फिलहाल, मेरा जन्म तो हुआ था कानपुर में, और मेरी मम्मी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थी, और मेरे पापा एयरफोर्स में थे। और उसके बाद हम लोग दिल्ली आ गए जब मैं 2 साल की थी। तब से फिर हम दिल्ली में ही रहे,
और वहां पे फिर मेरे पापा रिटायर हो गए क्योंकि मैं अपनी फैमिली की अंतिम संतान थी, तो हमारे बीच में गैप बहुत था भाई बहनों के बीच में। तो मैं छोटी ही थी 8-9 साल की, तभी मेरे पापा रिटायर हो गए थे, शॉर्ट कमीशन में थे वो, वारंट ऑफिसर। तो फिर हम बुलंदशहर चले गए। मम्मी को घर मिल गया था, वो यूपी गवर्नमेंट में थी क्योंकि। फिर हम वहीं से रहे। मैंने राष्ट्रीय विरजानंद में शिक्षा प्राप्त की है, वहां से 12th क्लास तक किया। उसके बाद जानकी देवी महाविद्यालय से हिस्ट्री में ऑनर्स किया। उसके बाद फिर AICB ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड से स्टेनोग्राफी का कोर्स किया और तत्पश्चात मेरी जॉब लगी न्यू बैंक ऑफ इंडिया में। ओके। और मैं पार्शली ब्लाइंड हूँ। ओके, यानी दिखने में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत है और आंशिक रूप से आपको दिखाई देता है। हाँ जी, छोटी छोटी चीजें नजर नहीं आती और बड़ा बड़ा मैं सब देख लेती हूँ, पढ़ भी लेती हूँ। तो मैम आप स्पेक्स यूज करते हैं या नहीं? इतनी हाँ, स्पेक्स यूज करती हूँ। और उसके शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने मुरादाबाद में एक होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाया था, तो उनकी दवाई से मुझे बहुत फर्क पड़ा। और मेरा जो पहले 13 नंबर का स्पेक्स था वो अब 3 और 4 पे मेरा स्टेबल है। लेकिन हम कंटिन्यू नहीं कर पाए क्योंकि बार बार मुरादाबाद जाना और आना बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो हमने कई साल उनकी दवाई 3-4 साल खाई। उसके बाद फिर स्पेक्स का नंबर घट गया तो फिर हम भी संतुष्ट होके बैठ गए। क्या बात है, जीवन का नाम ही संतुष्टि है। तो अजीत सर। जी सर। थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को आप भी अपने बारे में बताएं। धन्यवाद आपका त्रिवेदी जी, और मधुबन के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार जी। मैं अजीत भटनागर जी, मैं मुरादाबाद को बिलोंग करता हूँ। मेरा जन्म मुरादाबाद में हुआ और उसके बाद हमारी शिक्षा भी वहीं पर हुई पूरी। मैंने M.Com किया था और उसका LLB की। LLB के बाद में फिर MA पॉलिटिकल साइंस में किया मैंने। और मुरादाबाद में ही रेलवे में हमने सर्विस स्टार्ट करी थी 1983 में जी। अच्छा। और उसके बाद 1983 में सर्विस करते के बाद फिर हमने, जब सीमा जी से हमारी शादी हुई जी 1988 में, उसके बाद हम दिल्ली शिफ्ट हो गए थे जी। तो दिल्ली में शिफ्ट होने के बाद काफी करीब 1-1.5 साल दिल्ली रहे। फिर उसके बाद हम लोग गाजियाबाद शिफ्ट हो गए थे। फिर गाजियाबाद के बाद फिर बेटे को प्रॉब्लम हुई तो हम उसके लिए फिर दोबारा दिल्ली शिफ्ट हुए। दिल्ली में हम लोग करीब 11-12 साल रह के आए फिर। और उसके बाद हम 1913 से दोबारा फिर गाजियाबाद शिफ्ट हो गए। गाजियाबाद में अपना मकान बना लिया है और यहीं पर हम लोग रह रहे हैं गाजियाबाद में। मैं एट प्रेजेंट जो हूँ नॉर्दर्न रेलवे में लीगल एडवाइजर के पद पर कार्यरत हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया। और आपको हम लोगों का जीवन जो है एक दूसरे के साथ बहुत ही ठीक प्रकार से चल रहा है। अभी तक का जो जीवन साथी का सहयोग है बहुत अच्छी तरीके से मिल रहा है। हमराही का सहयोग बहुत ठीक प्रकार से चल रहा है। और जीवन संघर्षों का नाम है। जीवन में संघर्ष तो खैर आते ही रहते हैं। संघर्ष के बिना कोई जीवन का महत्व भी नहीं होता है। लेकिन संघर्ष आते नहीं, संघर्षों से पार पाना ही एक सफलता का मंत्र होता है। उसमें हम किस तरह पार पाते हैं वो हम दोनों में अच्छा सामंजस्य है। हम दोनों मिलके एक दूसरे डिस्कस करते हैं और समस्या समाधान कैसे निकालना चाहिए। सब दोनों मिलके बातचीत करके जो भी समस्या आती है उसका समाधान निकालने का प्रयास करते हैं और जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ये बहुत अच्छी बात कही सर आपने। तो सर आपको किसी तरह की शारीरिक चुनौती है या फिर? मैं फिजिकली हैंडीकैप्ड हूँ। मेरा लेफ्ट हैंड जो एक बचपन में एक्सीडेंट हो गया था तो उसमें एम्प्यूटेड हो गया था। नी के एबव नी जो है एम्प्यूटेड है। ओके। और एबव एल्बो जो है वो एम्प्यूटेड है लेफ्ट हैंड। उसमें मतलब आर्टिफिशियल हैंड ऐसा कुछ होता है या नहीं? आर्टिफिशियल का ट्राई किया था लेकिन एक्चुअली शुरू में उस टाइम में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी तो ट्राई भी किया था लेकिन मेरे को सूट नहीं करा। और फिर अब ये कि अब तो काम करते करते इतने हैबिचुअल हो गए, जरूरत भी नहीं पड़ती। सब काम एक हाथ से हो जाता है, सब कर लेते हैं सारा काम। गाड़ी भी चला लेते हैं, स्कूटी भी चलाते हैं, कार भी चला लेते हैं, सब चला लेते हैं अब तो। अरे वाह, बहुत खूब। सब उसी में हैबिचुअल हो गए अब तो। आपका लेफ्ट हैंड है डैमेज या राइट हैंड? लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड। वो हाँ, तो बढ़िया है। राइट हैंड जो है हम लोग
इंग्लिश में एक पोयम पढ़ा करते हैं, माई गुड राइट हैंड। तो यस आपका राइट हैंड जो है आपके साथ है, तब ये और आपके लेफ्ट हैंड की पूर्ति करने के लिए मैम आपके साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ धर्मपत्नी को वामांगी कहा जाता है ना, वैसे भी वामांगी कहा जाता है, बिल्कुल सही कहा। जी जी। तो सीमा मैम, हाँ जी, हम हमेशा शुरुआत जो है वो मतलब जो मेल पर्सन्स होते हैं उनसे करते हैं, लेकिन इस बार हम आपसे शुरुआत करते हैं कि जॉब लग गई, सब कुछ हो गया, आप सेटल हो गए, अपने पैरों पर खड़े हो गए, उसके बाद आपका ये हमराही का जो सफरनामा है, अपने जीवन साथी को चुनने की कहानी कैसे शुरू हुई? मतलब परिवार वालों ने आपसे प्रस्ताव रखा या मतलब उस जमाने में क्या सोच होती थी? क्योंकि हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते उस स्थिति, उस समय की। आज तो बच्चे आगे होकर के भी बोल सकते हैं, लेकिन आपके समय में ऐसा बिल्कुल नहीं रहा होगा। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। और हमारे टाइम में तो लड़कियां इस बारे में बात भी नहीं करती थी, और अगर करती थे उन्हें बेशर्म समझा जाता था। तो मैं तो कभी बात भी नहीं करती थी, क्योंकि मैं तो ना शुरू से बहुत मस्त जीवन जीती थी। तो मैं जरूर मन में इच्छा तो थी कि हाँ शादी होनी है, क्योंकि भाइयों की हो चुकी थी, दोनों भाइयों की, तो लगता था कि हाँ होना तो है ही। तो पर कैसा क्या इस बारे में कभी सोचा नहीं था। फिर मैं तो वर्किंग गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी जब मेरी जॉब लग गई, और गंधर्व विद्यालय में म्यूजिक भी सीखती थी। तो मैं तो रात के 8-9 बजे हॉस्टल में घुसती थी और वहाँ फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते थे और खाते पीते थे और सो जाते थे। दिन ऐसे ही बीतते चले जा रहे थे। तो लेकिन फिर मेरे मम्मी पापा को बहुत टेंशन थी, क्योंकि मैंने बोला कि मैं सबसे छोटी थी घर में सबसे। तो मेरे पापा जो थे वो बीमार रहा करते थे, उनको कैंसर था एक्चुअली। तो वो मेरी मैरिज देख भी नहीं पाए, मेरी एंगेजमेंट के बाद ही वो एक्सपायर भी हो गए थे। तो फिर लेकिन वो उनकी ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी थी। तो हमारे शुरू से इवन मैं फाइनल में थी, बीए फाइनल में, तब से मेरी मदर भी रिटायर होने वाली थी। 86 में वो रिटायर हो गई थी। तो उनको लगता था कि जल्दी से मैरिज कर दें, ये लास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनको भी निभा दें। तो प्रॉब्लम ये होती थी कि वो बोलते थे, वो चाहते थे फुली साइटेड हो, फुली नॉर्मल हो, उससे मेरी शादी करें। बड़े ऊंचे ऊंचे सपने देखते थे। मैं ये बोलती थी कि हम एक कपड़ा खरीदते हैं 100-200 रुपए का, उसको भी उलट पलट के देखते हैं कि इसमें कोई खराबी तो नहीं, जबकि वो कितना चलता है, साल भर 2 साल। और एक इंसान जबकि मेरे में कमी है, तो क्या बाद में ये चीजें प्रॉब्लम नहीं करेंगी? और मुझे अगर वो अच्छा भी निकले 1% को, तो मेरे मन में तो हमेशा एक कॉम्प्लेक्स रहेगा ही रहेगा। मेरी अपनी ऐसी सोच है। तो मुझे लगता था कि मेरे को कॉम्प्लेक्स रहेगा कि अरे इन्हें तो कोई और भी मिल सकती थी मेरे से, मेरे में तो कमी है, ये तो ठीक ठाक है। तो मैं कहती थी नहीं, मैं पूरी लाइफ ऐसे नहीं बिता सकती। तो या तो मेरे को तो कोई ना कोई कमी वाला लड़का से ही करनी है, नहीं तो मैं तो अनमैरिड भी खुश हूँ, अपना कमा रही हूँ, खा रही हूँ, किसी पे बर्डन नहीं हूँ मैं। तो मेरी एक सोच थी इस तरह की। और बड़ी प्रोग्रेसिव थिंकिंग आपकी उस जमाने में हो गई थी। हाँ जी। तो मैं एक बात जी बताए कंटिन्यू करें आप। हाँ, तो इसी तरह से बट मेरे पेरेंट्स की सोच थी एक्चुअली, मेरे को ब्लाइंड लड़कों के तो कई ऑफर्स भी आए। और मैं एक्चुअली 11th क्लास में थी, तो 1-2 ने मेरे स्कूल में भी लेटर लिख दिया, क्योंकि मैं कॉम्पिटिशन्स में बहुत पार्ट लेती थी, कल्चरल एक्टिविटीज में। तो मेरी प्रिंसिपल के हाथ वो लेटर लगा। तो लेकिन वो मुझे जानती थी अच्छी तरह, तो बोली कि कोई बात नहीं, हमें पता है कि तुम नहीं हो ऐसी। तो बात आई गई हो गई। फिर मेरे पेरेंट्स को भी मैंने बताया, तो उनको लग रहा था कि जल्दी से मैरिज ही कर दो। फिर सब ये कहते थे तुम वर्किंग गर्ल्स में रहते हो, तो कहीं कोई बदनामी लड़कियों की, उस समय तो जरा सी भी बात बहुत ज्यादा समाज बढ़ा चढ़ा के ले लेता था। तो सबको ये टेंशन था कि जल्दी से जल्दी मैरिज कर लें, तो किसी और के साथ कभी कोई चक्कर नहीं हो, या मतलब बहुत ऐसे कंजर्वेटिव सोच थी बहुत ज्यादा। तो इस चक्कर में फिर उन्होंने पेपर्स में मैट्रिमोनियल दिए, 3-4 बार मेरा मैट्रिमोनियल गया, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो कई ऑफर्स भी आए, क्योंकि मैं जॉब जिस समय मैं बीए फाइनल में थी उस समय तो ज्यादा नहीं आए, 6-7 ही आए थे। तो उस समय मेरे को आज भी एक मैच का याद है, जबकि मैं उस समय थी 22 के आसपास और वो 32 के थे। तो पता नहीं वो बड़े जैसे उनका लेटर ऐसा था, मेरे को आज भी उनका लेटर याद है इतने साल बाद भी, कि उन्होंने मतलब पता नहीं बहुत डिप्रेसिंग लेटर जैसे लिखा था।
अपना पूरा डिटेल फर्स्ट टाइम में बहुत डिप्रेसिंग सा लिखा था कि बस मेरी जिंदगी में तो वर्क वर्क और वर्क। और जब मैंने इनका वो सुना कि इनकी आईसाइट वीक है तो मुझे लगा कि व्हाट आई एम गोइंग टू डू और मैं इनकी सेवा करूं और मैं करूं। तो मेरे को लगा कि नहीं, ये तो टोटली दया से शादी कर रहे हैं, मेरे को ऐसे आपने सोचा सेवा एवा की जरूरत नहीं है हमको। हाँ एग्जैक्टली। तो मैंने यही बोला, मैंने कहा कि नहीं भाई, और ये तो अगर मेरे पे पिटी खा के वो कर रहे हैं तो मैं तो फिर बिल्कुल ही बहुत मतलब मेरे को लाइफ बोझ लगने लगेगी। तो ऐसा जीवन साथी मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने फिर मना कर दिया। तो मैं कई बार कहती थी ये मुझसे क्यों कर रहे हैं, इनकी दाल में जरूर कुछ काला है। तो मेरे पापा वो लेटर पटक के कहते थे तेरी दाल ही सफेद है और सबकी दाल काली है। ऐसी गुस्सा नहीं करते थे। अच्छा, मेरे पेरेंट्स कहते थे ब्लाइंड से शादी नहीं करनी है क्योंकि तुम दोनों में सेम प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आगे कोई नेबर तुम्हारा फायदा उठाए या कैसे करोगे आगे बच्चों की एजुकेशन वगैरह में। तो मैं कहती थी मुझे साइटेड से नहीं करना। तो इसलिए मेरे पेरेंट्स को थोड़ी तो डिफिकल्टी का सामना करना पड़ा क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, ओनली न्यूज़पेपर में मैट्रिमोनियल ही देखा करते थे। तो उसी मैट्रिमोनियल से ही फिर अमर उजाला में लास्ट हमारा मिला था जिसमें इनका आंसर जवाब आया था अमर उजाला के उससे। तो मेरी कई बार इनसे लड़ाई होती तो हम दोनों यही कहते हैं अमर उजाला ने हमारी लाइफ में गड़बड़ करी है। अमर उजाला हम कहते हैं सब अमर उजाला की हुई गड़बड़ है। तो फिर बस इसी तरह से फिर जब इनका हुआ तो मेरी मदर ने सब मेरे पेरेंट्स और मेरे ब्रदर्स वगैरह इनसे मिलके इतने इम्प्रेस हो गए कि उस जमाने में तो आपस में बात भी नहीं कर सकते थे। मैंने इनसे शादी से पहले बिल्कुल बात नहीं की थी और कोई फोन भी नहीं थे इस तरह के। और ये भी थोड़ी मतलब मुरादाबाद तो कंजर्वेटिव सिटी है तो वहां पे इन्होंने भी कोई मेरा ऑफिस का फोन वोन नहीं किया था। तो फिर सब मुझे भी बोलते थे कि तुम भी ऐसी कोई कोशिश मत करना क्योंकि फैमिली थोड़ी कंजर्वेटिव है, तो ऐसा ना हो कि इस चक्कर में रिश्ता तोड़ दें। उस समय तो अगर कोई मना कर देता था तो समझिए लड़की की लाइफ ही स्पॉइल हो जाती थी कि भाई रिजेक्ट कर दिया। लड़की में ही माना जाता था कि कोई ना कोई दोष है। हाँ, कि मतलब कुछ ना कुछ उसकी साइड से ही प्रॉब्लम है। और सब बोलते थे तुम तो वर्किंग गर्ल्स में रहती हो और इंडिपेंडेंटली जॉब कर रही हो, तुम्हारे ऊपर तो उंगलियां उठाना बड़ा सहज है। तो बड़ा दबा दिया, प्रेशर, मेंटल प्रेशर एक रहता था कि मतलब कोई ऐसी वैसी बात नहीं हो। तो हमने तो कभी आपस में हमारा कांटेक्ट ही नहीं हुआ। मैंने तो सीधा इनको जयमाला के टाइम ही देखा था। तो मैम लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जब आपने कहा पेरेंट्स नहीं चाहते थे तो क्या वो फिर भी आखिरकार मतलब खुश होकर के मान गए थे या अंत तक भी उनको खुशी तो बिल्कुल नहीं थी आपके डिसीजन पर? नहीं, इनके साथ तो वो एग्री थे। ओके। जब ये मिले तो मेरी मदर ने मेरे को फर्स्ट वर्ड यही बोले थे कि देखो जो तुम चाहती थी सारी कंडीशन है। एक्चुअली हम लोग भटनागर हैं तो मेरे फादर थोड़ा जात पात को ज्यादा वो करते थे कि भटनागरों में ही शादी करनी है। और फिर वो बोली कि देखो तुम चाहती थी फिजिकली हैंडीकैप्ड, वो भी है, फिर छोटी फैमिली है, ये लोग खाली 2 भाई थे और मम्मी पापा, और बोले कि गवर्नमेंट जॉब में है और साइटेड भी है, तो मतलब हमारी और तुम्हारी दोनों की कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो अब यहाँ पे तुम मना मत करो। कि जब मेरे भाइयों ने इनसे बात की तो वो भी इतने इम्प्रेस हो गए कि बोले कि अब तुम लड़के से बात मत करो। मैं तो कहती थी एक बार कि मेरे से बात कराओ, मैं बात करे बिना नहीं करूंगी। और मैंने सबसे बात की, इससे पहले मेरे जो भी मेरे को लड़के देखने आए मैंने सबके साथ बात की। तो ये मेरे को यही बोलते हैं कि तुमने जिससे बात की वो सब रिजेक्ट हो गए और जिससे बात नहीं की वही सेलेक्ट हुआ। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर बात कर ली होती तो पता नहीं फिर सर का क्या होता। तब पता नहीं। देखिए, तो मैरिजेस आर मेड इन हेवन, तो ये तो लिखा ही था तो होना ही था। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बाद में फिर मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब ये बहुत कोऑपरेटिव भी हैं और गुस्सा करते हैं तो मैं भी गुस्सा कर देती हूँ, तो फिर हम दोनों ही शांत हो जाते हैं, दोनों ही 2 मिनट में नॉर्मल हो जाते हैं। तो हमारे बीच में कभी कोई ऐसी बात नहीं आई, मतलब सफर कुल मिला के बहुत अच्छे से कटा इनके साथ। तो मैम एक्चुअली मम्मी पापा भाई वगैरह ने सबने अपना अपना व्यूज दे दिया, लेकिन फैमिली में और मेंबर्स भी होते हैं, तो किसी ने आपके मामले में कोई इंटरफेयर करने की कोशिश की उस जमाने में, उस समय? एक्चुअली हमारी फैमिली न्यूक्लियर फैमिली थी, हम लोग जॉइंट नहीं थे। और हमारी बुआ वगैरह थी, सभी बस खुश थे क्योंकि सबको पता था कि
चलो अच्छा है, क्योंकि मेरे पापा बहुत बीमार रहते थे, तो सबको उस समय ये फोकस ज्यादा था कि चलो लड़की की शादी हो रही है, इससे ज्यादा, और लड़का गवर्नमेंट जॉब में है, तो बस गवर्नमेंट जॉब उस समय ना सबसे बड़ी प्रायोरिटी समझी जाती थी, सबसे बड़ी प्रायोरिटी। तो बस यही एक बात थी, तो ज्यादा किसी ने भी सोच तो लोगों की मतलब पेरेंट्स की आज भी वही है जो उस समय थी कि भाई सिक्योर अगर वर्किंग, अगर हाँ वही बात है। तो अजीत सर, जी सर, आप अपने बारे में बताइए कि आपके पास जब प्रस्ताव आया मैम का, या आपने जब इनका एक तरह से बायोडेटा देखा होगा, या आपकी फैमिली में कुल मिला के आपके जीवन साथी को लेकर के क्या चर्चाएं थी, क्या चैलेंजेस थे, थोड़ा सा बताएं प्लीज। देखिए, जब इनका प्रस्ताव पेपर में आया था ना, फोटो पे आया था इनका, तो बायोडाटा के साथ में, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है हमारे लोगों के बीच में कि सोच के आज की डेट में ना उसको सोच के बड़ी हंसी आती है कि मतलब क्या चीज होने वाली होती है और क्या होती है। तो इनका जब फोटो जब आया ना, तो फोटो को घर में सबने रिजेक्ट कर दिया। अच्छा। कहते हैं फोटो ये ठीक नहीं है। तो अच्छा। उस टाइम में मैंने कहा, मैंने फोटो आपने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है चलो फोटो को छोड़ो, लेकिन चल के एक बार लड़की देखते तो हैं। ठीक बात है, समझे। फोटो रिजेक्ट होने के बाद हम लोग देखने के लिए इनको गए थे, और वहां इनको पसंद किया गया। नहीं देखिएगा, अपने आप में मतलब एक अजूबा है ये कि नॉर्मली फोटो रिजेक्ट करने के बाद खत्म हो जाती है बात, खत्म हो जाती है बात, ठीक कह रहे हैं, खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ मैंने ये कहा चलो फोटो रिजेक्ट कोई बात नहीं, चल के देखते हैं फिर। मतलब फोटो रिजेक्ट होने के बाद हम लोग गए, सारी पूरी फैमिली गई, सबने देखा, फिर पसंद कर लिया, तय हो गई शादी। नहीं तो मतलब एक अजूबा लगता है, कई बार आप सोचते हैं ना, बड़ी हंसी आती है हम लोगों को, देखिए किस तरीके से हम लोग की शादी हो गई। अच्छा है कि सर आप मतलब वो सारी बातें याद कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। मैं कह रहा था कि सर की मैम से पहले भी आपके विवाह की तैयारियां तो चली होंगी, प्रयास हुए होंगे। हाँ, प्रयास हुए थे, हो रहा था, एक दो जगह देखा भी था, लेकिन ये कि जहाँ बात कहीं बनी नहीं थी, वही है कि जहाँ होना होता वहीं पे होता है ना। तो उसके पीछे कारण आपके डिसेबिलिटी की वजह से रिश्ते नहीं हो पाए थे, या कोई और वजह रही? हाँ, डिसेबिलिटी की वजह भी मेन कारण भी था नेचुरली, क्योंकि हर कोई आदमी परफेक्ट चाहता है ना, सबसे बड़ी बात तो यही है। बस जो भी होता है, जैसे सीमा जी ने बताया, कपड़ा भी देखते हैं तो लेते हैं, तो पलट पलट के देखते हैं। नेचुरली जो अपनी लड़की की शादी कर रहा है वो भी पलट पलट के देखेगा ना सारी चीजें, वो भी अपने आप परफेक्ट आएगा। तो सर एक बात बताइए कि गवर्नमेंट जॉब हो गई आपकी, और आपकी फैमिली भी वेल सेटल थी, और इस तरह से जब एक दो रिश्ते आपके अगर मतलब नहीं हो पाए, जहाँ भी बातचीत हुई वहाँ, तो आया कभी मन में निराशा आई, कभी मतलब ऐसा लगा कि यार ये क्या जीवन है, ये तो बेकार जीवन है? जी नहीं, बात तो ये ठीक है सर, आपकी बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आज से करीब 32 साल पहले, आज की डेट में भी आप ये मानिए कि हैंडीकैप के लिए जो समाज में नजरिया है, उससे आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे, आप भी देखते होंगे, कल्पना कर सकते हैं कि क्या स्थिति रही। आज से 32 साल पहले की आप कल्पना करिएगा, तो गवर्नमेंट जॉब एक सेकेंडरी हो जाता था, हैंडीकैप से फर्स्ट आ जाती थी। ठीक बात है ना, क्यों आदमी कहता है कि आदमी अगर चंगा है तो वो मजदूरी करके भी खा लेगा, लेकिन अगर वो उसके अंदर हैंडीकैप है तो गवर्नमेंट जॉब भी उसके लिए बेकार है फिर वो। जी। लोगों का नजरिया उस टाइम में ये था, अब तो सारी फैसिलिटीज हो गई है, लोगों को जॉब मिलने लग गई है, नजरिया लोगों का चेंज हो गया है, लोग देखते हैं लोगों को। उस टाइम में इतना कम नहीं था, अब तो टीवी के माध्यम से, न्यूज पेपर के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से बहुत सारी परिचर्चाएं आती हैं, लोगों के जो अचीवमेंट सामने आते हैं, लोग समाज उनको देखता भी है, समझता भी है, तो एक नया नजरिया डेवलप हो रहा है समाज के अंदर। लेकिन आज आप कल्पना करिए, आज से 32 साल पहले, 33 साल पहले तो समाज उसी स्थिति में था ही नहीं जी। वो हैंडीकैप के बारे में इतना लोग नहीं सोचते थे, बहुत कहते थे ठीक है, मतलब एक दया भाव से ही ज्यादा देखा जाता था, मतलब एबिलिटी की तुलना में उसके दया भाव ज्यादा रखते थे लोग, मतलब एबिलिटी की जगह लोगों को डिसेबिलिटी से ज्यादा मतलब था। हाँ, डिसेबिलिटी को ज्यादा वो प्रेफरेंस करते थे वो। बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है सर और मैम आप दोनों से बातें करके, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ सीमा मैम आपकी पसंद का कोई गीत सुनवाया जाए, और आप भी चाहें तो गुनगुना सकते हैं 2 लाइनें। मेरा तो आप गीत सुनाएंगे या मैं गीत गाऊं?
नहीं, हम तो गीत सुनाएंगे ही सुनाएंगे, लेकिन आप भी 2 लाइनें चाहें तो गुनगुना सकते हैं। अच्छा, हाँ। और जो गुनगुनाएंगे वही हम बजाएंगे जी। ओके, मेरा तो फेवरेट सॉन्ग है और बचपन से रहा है, कभी तो मिलेगी कहीं तो मिलेगी बहारों की मंजिल राही। ये मेरा बहुत फेवरेट और मेरा बहुत इंस्पिरेशनल। और एक दूसरा भजन है, तू ही सागर है तू ही किनारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। और ये मतलब मेरा आज भी ये मेरा ये दोनों गाने मेरे बहुत, ये गीत और भजन बहुत इंस्पिरेशन देते हैं और मैं हमेशा जैसे मेरे अंतर मन में ये चलते ही रहते हैं। तो मैं आपको सेकंड वाला सुनाऊंगी क्योंकि मुझे सेकंड वाला ज्यादा अच्छा लगता है। जरूर मैम, जरूर। तू ही सागर है तू ही किनारा, ढूंढता है तू किसका सहारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। मन में उलझा कभी तन में उलझा, तू सदा अपने दामन में उलझा, मन में उलझा कभी तन में उलझा, तू सदा अपने दामन में उलझा। सबसे जीता और अपने से हारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। तू ही सागर है तू ही किनारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। विष निकाले कि अमृत निकाले, डूब के थाह अपने लगा ले। विष निकाले कि अमृत निकाले, डूब के थाह अपने लगा ले। तू ही शिव का दुलारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। तू ही सागर है तू ही किनारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। थैंक यू। श्रोताओं, इस शानदार सदाबहार नगमे को सुनने के बाद एक बार फिर हम कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में आ चुके हैं अब, और बहुत ही मजेदार बातचीत चल रही है सीमा मैम और अजीत सर के साथ। तो अजीत सर जी सर, मैं बातचीत का सिलसिला आपके साथ आगे बढ़ाना चाहता हूं, और प्रश्न मेरा ये है कि विवाह हो गया, बड़े अच्छे से हो गया, कोई दिक्कत भी नहीं आई उसमें, तो उसके बाद में फिर आप लोग सेटल्ड कहाँ हुए? सेटल्ड हम लोग कुछ टाइम दिल्ली रहे, फिर गाजियाबाद रहे, और फिर दिल्ली गए, फिर गाजियाबाद आए। मेरा क्वेश्चन ये था कि आप अपने पेरेंट्स के साथ सेटल्ड हुए या जहाँ जॉब थी उस वजह से बाहर रहना पड़ा?
नहीं, एक्चुअली जॉब में जब हम लोग की शादी हुई तो क्या हुआ कि मैम का ट्रांसफर मरवाद नहीं हो सकता था, है ना, क्योंकि मैम स्टेनो में थी, स्टेनो की पोस्ट वहां थी नहीं दिल्ली मरवाद में ना। तो फिर हमने अपना ट्रांसफर कराया मरवाद से दिल्ली। तो जॉब दिल्ली आ गए। दिल्ली में हम लोग सडन पेरेंट्स वहीं मरवाद में थे, फिर बाद में आफ्टर रिटायरमेंट ना फिर पेरेंट भी हमारे साथ आ गए थे बाद में ना। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो सर मैम को लेकर के, मैम के काम करने के तरीके को लेकर के कभी हुआ घर में पेरेंट्स को कोई शिकायत रही हो, ऐसा कभी लगा आपको? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा, कोई शिकायत नहीं। तो सीमा मैम, टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, जॉब भी लग गई थी और मतलब इन लॉज के साथ सेटल भी आप हो गए थे, तो इन सारी जिम्मेदारियों को एक साथ कैसे मतलब आप पूरा कर पा रहे थे? एक्चुअली मैंने वही बताया ना कि मेरे सामने जैसे जैसे चैलेंज देती है नेचर, तो ये भगवान की एक कृपा ही कहूंगी कि मुझे पता नहीं एक अंदर से ही एक हिम्मत भी आती है। तो जबकि शुरू के दिनों में ये मुरादाबाद में थे, मैं दिल्ली में थी, तो मैं हर सैटरडे ये मेरे को लेने आया करते थे, क्योंकि उन दिनों सैटरडे भी बैंक होता था हाफ डे। तो ये फिर हम तो मुरादाबाद पहुंचते थे, फिर अगले संडे वहां रहते थे, और मंडे को सुबह सुबह मैं 3 बजे उठ के और 5 बजे की बस में ये मेरे को बिठा देते थे, और फिर मैं 9 बजे ITO पे उतरती थी दिल्ली में, और वहां से ऑटो करके अपने ऑफिस चली जाती थी। और इतने सुबह सुबह 3 बजे तो खाना पीना क्या, बस ये तो खूब सारा ब्रेड बटर ला देते थे, तो ब्रेड बटर लेके आती थी, फिर ऑफिस में लंच ले लेती थी। तो ऐसे कर देते थे। और फिर देखिए मुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता था ठीक से, तो लेकिन मेरी मदर इन लॉ ने इस मामले में मुझे कोऑपरेट किया। हालांकि उन्हें कभी गुस्सा भी आता था, स्वाभाविक है, क्योंकि भाई अब काम तो बढ़ जाता है, कई बार उनकी भी हेल्थ भी नहीं थी, कभी कुछ तो हो जाता है, लेकिन उन्होंने मुझे फिर भी पेशेंटली सिखाया। जैसे सब्जी बनाती थी तो मुझे बोलती थी, आओ खड़ी होके देखो हम कैसे मसाला भून रहे हैं और कैसे क्या कर रहे हैं, तो ये भी सिखाते थे और मम्मी भी सिखाया करती थी। और जैसे मेरे को चाय पीने का बहुत शौक था, इनके घर में कम चाय पीते थे, तो मेरी भाभी मेरी मदर इन लॉ से कह आई थी कि अरे सीमा को तो बहुत प्रॉब्लम होगी, आप लोग तो बहुत कम चाय पीते हो, वो तो बहुत चाय पीते हैं। तो जब मेरी मैरिज हुई तो मेरी मदर इन लॉ थोड़ी थोड़ी देर में आके मुझसे पूछा करती थी, चाय पियोगी सीमा, चाय पियोगी? तो मुझे लगता था कि मैं इनसे कहती थी आप पियेंगे, तो कहते थे नहीं। तो मैं कहती थी कि मेरे से, फिर भाभी ने मुझे बाद में बताया कि हम तुम्हारी सास को बोल के आए थे कि मेरी मदर इन लॉ कोऑपरेटिव है, बहुत कोऑपरेटिव है, और मतलब हम काफी फ्रेंडली भी रहते थे। ऐसा नहीं है कि लड़ाई नहीं होती थी, लड़ाई भी होती थी हमारी कभी कभी, लेकिन वो मतलब मेरे पे बहुत विश्वास करती थी, कहती तुम मेरी बहू भी है, तुम मेरी बेटी भी है। और मतलब हमारा बहुत अच्छे से ट्यूनिंग हो गई थी, हम मतलब बहुत अच्छे से रहते थे। हम रात के 12-1 बजे तक गप्पे मारते थे। तो मतलब अच्छी तरह से उन्होंने मेरे को फिर खाना वगैरह बनाना सिखा दिया। उस समय तो YouTube वगैरह भी नहीं थे, आजकल जैसे रेसिपी देखते हैं, तो उस समय हाँ, उस समय तो प्रॉब्लम्स तो होती थी, स्पीड नहीं थी काम करने में। मदर इन लॉ फटाफट काम कर लेती थी और मुझे उसी काम को 2 घंटे, मतलब मैं 5 बजे उठती थी और मेरा 8 बजे तक किचन का काम खत्म नहीं होता था, इतनी स्लो स्पीड थी। समझ नहीं आता था, गुस्सा भी आता था, क्योंकि थ्रू आउट हॉस्टल में रही थी, पका पकाया खाने की आदत थी तो बड़ा बर्डन भी होता था बर्डन भी बहुत होता था कि ये कहाँ फंस गए हैं, मतलब गृहस्थी क्यों बनाई, मुझे कुछ आता नहीं, अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता था। लेकिन एक कहीं अंदर हिम्मत आती थी कि नहीं, मैं करके दिखाऊंगी, मुझे करना है। तो आज वही काम एक में सब फ्री हो जाते हैं, कर लेते हैं। तो धीरे धीरे देखिए, अगर इंसान हिम्मत रखे ना तो, और अगर ईश्वर की कृपा रहे, भगवान भी साथ देते हैं। कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, तो वही वाली हमने हिम्मत की, भगवान ने साथ दिया, इसी तरह से काम बन गया। तो मैम कभी आपको मतलब पता है ना कि उस समय के मैच्योरिटी लेवल के हिसाब से कभी लगा नहीं कि बार बार जो मदर इन लॉ चाय का पूछ रही हैं, तो भाई ये मतलब वाकई में दिल से पूछ रही हैं कि कहीं मतलब कुछ और मामला तो नहीं, ऐसा लगा कभी आपको? नहीं, बहुत प्यार से पूछती थी वो, तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं। और मैं कहती भी थी आप सब पियेंगे तो हम पियेंगे, नहीं तो नहीं। तो कहती थी देख हम तो ज्यादा चाय नहीं पीते, तो उसमें क्या बड़ी बात है। और मेरी मदर इन लॉ इस मामले में, उन्होंने मेरे को सपोर्ट काफी इस मामले में किया। जैसे मैं मतलब जी बहुत फ्रैंक रहे आपके साथ वो? हाँ, फ्रैंक रही। मैं जैसे हॉस्टल में रहती थी, मैं लेट उठती थी थोड़ा,
तो कभी नहीं कहती थी बिना नहाए खा लो, कोई बात नहीं, हम कोई पंडित थोड़ी हैं। तो मतलब इस तरह से नहीं फील हुआ, मतलब मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगा। तो मैं तभी उनसे हमेशा उन्होंने आपको, मतलब आपने भी फैमिली देखी है, इतना बड़ा परिवार था, आपको क्या लगा, आपको उन्होंने एक स्पेशल मतलब पर्सन की तरह ट्रीट किया, या लगा आपको कि नहीं आपको एक एज ए नॉर्मल, मतलब एज एक मतलब जो आमतौर पे घरों में होता है उसी तरीके से आपको ट्रीट किया उन्होंने, क्या लगा? हाँ, उन्होंने मेरे को वैसे नॉर्मल उसमें ही ट्रीट किया, लेकिन जहाँ वो इस मामले में समझदार थी कि जहाँ उनको लगता था, जैसे कई घर में गेस्ट आ जाते थे, उन्हें पता था मेरे काम नहीं है या मुझे खाना सर्व करने में प्रॉब्लम होगी, तो लेकिन उन्होंने उनके सामने कभी ये नहीं शो होने दिया कि इसकी आंख कमजोर है। वो तो बल्कि बोलती थी तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम जाने और तुम जानो, हमारी बहू जाने, और किसी रिश्तेदार को तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी। और वो खुद ही दौड़ के करती थी काम, मतलब मुझे कभी उन्होंने ऐसा नहीं एहसास होने दिया। जैसे मैं आलू छीलती थी तो धीरे धीरे मेरी स्पीड थी, तो कहती थी लाओ ये चक्कू तुम्हारे हाथ को नहीं लग रहा है, नया चक्कू है ना, तो लाओ मैं कर देती हूँ, कोई बात नहीं। तो ऐसे करके उन्होंने कभी मतलब किसी के आगे शो नहीं होने दिया। और कोई पूछता भी था ना कि आपकी बहू की आंख कमजोर है, तो कहती थी नहीं उसको तो चश्मा लगा हुआ है, उसकी थोड़ी पास की कमजोर है, बाकी तो वो देखती है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कभी मतलब उन्होंने इस तरह से मेरे को इस मामले में उन्होंने कभी मुझे डाउन नहीं किया कि मतलब मुझे ये फील कहना पड़ेगा कि आप बहुत लकी रहे इस मामले में। मतलब उस जमाने में एक महिला की सोच इतनी आगे की होना बहुत बड़ी बात है। हाँ, जबकि मेरी मदर इन लॉ इलिटरेट है, पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन बहुत समझदार है, बहुत इस मामले में उन्होंने कभी भी, इवन मेरी जब देवर की शादी हुई तो मुझे लगा कि अब शायद मतलब अब वो बहू तो ठीक है, छोटी मेरी देवरानी तो नॉर्मल थी, तो मुझे लगा कि शायद अब डिफरेंट, लेकिन वो हमेशा कहती थी नहीं मेरे लिए तो दोनों बराबर हैं, और छोटी के आने से बड़ी की रिस्पेक्ट कम थोड़ी होती है। और वो सच बताऊं, वो उससे ज्यादा मतलब मेरे से बातें शेयर करती थी, मेरे को हर अपना दुख बताती थी, आज की डेट में भी अपना हर दुख मेरे से शेयर करती हैं, अपनी हर बात हर कमी मेरे से बैठ के बात करती हैं। वो इस मामले में वो बहुत अच्छी है, नो डाउट। मैम बताएं, फैमिली में अभी कौन कौन है आपके? एक्चुअली मेरा ब्रदर इन लॉ, ये बस 2 ही भाई थे, तो ब्रदर इन लॉ, उसकी वाइफ और 2 बच्चे। बट गाजियाबाद में जहाँ रहते हैं वहाँ पूछ रहा हूँ मैं। गाजियाबाद में तो मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मैं, मेरा हस्बैंड और बेटा तो वैसे पीजी में रहता है। अब आजकल लॉकडाउन की वजह से घर पे नहीं, तो वो आता जाता रहता है, वैसे वो दिल्ली पीजी में रहता है। और बेटी की शादी तो, हाँ जी, अच्छा, बेटी की शादी हो गई? तो हाँ, बेटी की शादी, इसके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी है मतलब आप? हाँ जी। तो मैम प्रश्न मेरा नेक्स्ट जो है वो पेरेंटिंग को लेकर के ही है। शादी के बाद कभी मतलब, क्योंकि जाहिर सी बात है जिंदगी आगे बढ़ती है, बच्चे भी होते हैं, और फिर बाकी सब चीजें जो मैंने कही उसके साथ साथ आपके ऊपर बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी भी थी। तो क्या लगा आपको कि वो सर ने पूरी जिम्मेदारी निभाई, या आपका पूरा उस मामले में कंट्रोल था, कहीं कोई प्रॉब्लम आपको हुई नहीं बच्चों को लेकर के? देखिए, ऐसा था कि मेरी मदर इन लॉ बच्चों से बहुत अटैच थी, हमारे बच्चों से, मतलब सभी के बच्चों से, देवर के बच्चों से भी, मेरे से अपने पोता पोती से बहुत अटैच्ड है। तो जब मेरी बेटी हुई तो उन्होंने शुरू से ही कह दिया था कि इसको तो हम रख लेंगे, तुम इतने छोटे पे कहाँ इसको छोड़ोगी और कैसे नौकरी करोगे। तो हम उसको, वो 3 मंथ्स की थी तब हम उसको मुरादाबाद में उन्हीं के पास छोड़ के आए। हालांकि एक बहुत मतलब डिसीजन बहुत टफ था और मैं बहुत रोती, बहुत डिप्रेशन में। आसानी से आप मतलब मान गए? नहीं, आसानी से नहीं माने, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था उस समय, सैलरी बहुत कम थी, हम सर्वेंट अफोर्ड नहीं कर सकते थे, और हम 1 सेट में 10 मतलब किराए के मकान में रहते थे, क्योंकि गृहस्थी की स्टार्टिंग थी। तो वहाँ पे एक अब सर्वेंट को रखते कैसे रखते, और फिर कई ऐसे केस सुने थे कि मेड ने बच्चे को, हर किसी पे विश्वास भी नहीं कर सकते हैं। हाँ जी। तो फिर अच्छा, क्रचेस में ऐसे सुनते थे, बच्चों को अफीम दे के सुला देते हैं, तो इसलिए भी हमें डर लगता था। तो हमें लगता था कि कम से कम वो एक सेफ हैंड्स में है, दादा दादी के पास है, चाचा है उसके वहाँ, तो उसको वो रखती थी प्यार से। हालांकि वो बीमार भी पड़ जाती थी तो हमें बताते भी थे, तो हम जाते रहते थे, हम हर वीक बच्ची से मिलने जाते थे। तो इस तरह से जब वो फिर वो एक मेरी मौसी सास थी, वो विडो थी, तो
वो वहां पे मेरी मदर इन लॉ के साथ ही रहा करती थी। अब तो एक्सपायर हो गई, तो कुछ दिन फिर वो हमारे पास आके रही 1-1.5 साल। तो हमारी बेटी भी तब वो रख लेती थी दिन में, कुछ कभी कभी एक आध बार मेरी मदर आ जाया करती थी। बस ऐसे ही मिलजुल के। हाँ, ये तो नेचुरली ये दौर थोड़ा टफ था, क्योंकि जॉब हम लोग छोड़ नहीं सकते थे और बच्चे को रखने की उसकी ज्यादा प्रॉब्लम थी। बाकी पेरेंटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, दोनों मिलकर कर लेते थे। पर ये था कि अलग करना पड़ा, बस ये एक जरूर सेटबैक था लाइफ का। तो मैम मतलब ये, लेकिन आप मानते हैं कि जिंदगी को अगर आगे बढ़ाना है और बहुत सक्सेसफुली अगर हमें आगे लेना है, तो कई बार इस तरह के बोल्ड डिसीजन भी लेने पड़ते हैं। हाँ, क्या करेंगे बताइए। ऐसे में फिर जो बेस्ट हो वही सोच के लेना चाहिए। कई बार कंफ्यूजन होता है, लेकिन उस समय जो हर तरफ से हम दोनों ही डिस्कस किया करते थे, दोनों ही बैठ के यही सोचते थे कि कैसे करें, क्या करें। तो अल्टीमेटली फिर हमें यही लगा कि चलो यही बेटर है, सर्वेंट के हाथ में देने से तो दादी के हाथ में देना ज्यादा बेटर है। तो मैम कभी बाहर जब भी आप कहीं घूमने गए या साथ में कहीं किसी फंक्शन में गए, तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन उस जमाने में भी होता था या इतना लोगों को समझ में नहीं आता था? तब तो मुझे लगता है ज्यादा होता होगा। एक्चुअली मुझे कभी ऐसा नहीं लगा, ऐसा नहीं फील हुआ। हम जाते थे रेगुलर। हाँ, एक आध बार कभी जैसे जहाँ हमें ज्यादा, जहाँ बड़े बड़े हाई फाई लोग होते हैं ना, वहाँ ये सब बातें कुछ ज्यादा होती हैं। तो नॉर्मल फैमिलीज में तो भगवान से लोग डरते हैं, तो इतना ज्यादा नहीं करते ऐसा। तो अजीत सर। जी सर। लगता है कि सचमुच मतलब आप लोग तो मेड फॉर ईच अदर हैं दोनों। फिर भी सर आज 32 इयर्स को जब पीछे मुड़ करके देखते हैं, सोचते हैं, कभी लगता है आपको कि कोई ऐसा दौर जब आपको मैम से कभी कोई शिकायत रही हो किसी भी बात को लेकर के? देखिए 32 इयर्स का पीरियड कोई 1-2 घंटे का पीरियड तो है नहीं। ये तो बहुत लंबा पीरियड है, और इस लंबे पीरियड में बहुत सारी चीजें होती हैं। कुछ कई बार अनबन भी होती है, कई बार झगड़ा भी होता है, कई बार समझौते भी होते हैं, कई बार साथ साथ भी चलना होता है। हर तरह की समस्याएं होती हैं। जिंदगी कोई एक पल का नाम नहीं है, जिंदगी अपने आप में निरंतर सिलसिला है जो चलता रहता है। उसमें बहुत सारे पड़ाव आते हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, तरह तरह के लोग मिलते हैं, तरह तरह की परिस्थितियां मिलती हैं, तरह तरह के डिसीजन लेने पड़ते हैं। अपने जीवन को परिस्थिति के अनुसार ढालना पड़ता है, कोई परिस्थिति को अपने अनुसार ढालना पड़ता है। तो ये सब तो चलता ही रहता है। लेकिन कुल मिलाकर ये देखते हैं आज जो 32 इयर्स का सफर जो है, वो एक सपने जैसा लगता है कि वो सपना कैसे उड़ गया। लेकिन जो दौर गुजरा है, क्या हम लोगों ने मतलब स्ट्रगल किया है, वो भी अपने आप में अपनी एक कहानी है। वो भी अगर उसको हम तो वो भी अपने आप में मतलब पूरा एपिसोड खत्म हो जाएगा उसमें। तो इतना लंबा पीरियड है, तो बहुत कुछ होता है, जीवन में चलता रहता है सब कुछ। लेकिन यह है कि हाँ, ये बात तो बिल्कुल तय है कि एक दूसरे के बिना कोई काम नहीं हो पाता। जब तक हम एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे, एक दूसरे के साथ नहीं खड़े होंगे, एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे, तो जिंदगी इतनी आसान नहीं होती है। उसमें बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन इसमें हम लोग बहुत आपस में सहयोग रहा। सीमा जी ने बहुत सहयोग करा, और हमने भी मतलब एक दूसरे के दोनों डिस्कस करके जो पॉसिबल होता था वो सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते थे। और सही टाइम पे जो डिसीजन हम लोगों को सही लगा, वो डिसीजन लिया दोनों डिस्कस करके, और अपने आगे बढ़ते आए आज तक जो पहुंचे। आज सोचते हैं कि बहुत जिंदगी में पता नहीं क्या क्या किया हम लोगों ने, लेकिन फिर सोचते हैं, संतोष होता है कि चलो जो किया ठीक किया। आज जो पोजीशन में है उसका देख के लगता है तो सही गुजर गई वो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सीमा मैम। हाँ जी। आज आप जब सोचते हैं आज के युवाओं को लेकर के, और खासकर समाज में आपने तो इतने लंबा पीरियड बिताया है, आपने कई बार बहुत सारी बातें सुनी भी होंगी, बहुत अनुभव भी हुए होंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि उस जमाने में और आज के समय में कोई मतलब समाज में खासकर विवाह के लिए हम देखें, अगर किसी भी डिसेबल्ड पर्सन के लिए, चाहे वो मतलब मेल हो या फीमेल हो, आपको क्या लगता है कि समाज वैसा ही है आज भी, या कुछ हल्का फुल्का परिवर्तन आपने देखा है? हाँ, हल्का फुल्का परिवर्तन तो अब बस ये है कि एक तो लोगों में थोड़ी अवेयरनेस बढ़ गई है जो उस समय नहीं थी। और अब क्योंकि हर क्षेत्र में सब निकलने लगे हैं, लोग काफी परिचित हो गए, फिर सोशल मीडिया बहुत वो है। लेकिन
एक चीज जरूर मैं कहूंगी कि आज भी एक्सप्रेस करें या ना करें, लेकिन दबे छिपे लोगों के मन में एक मेंटेलिटी जो पहले थी वो आज भी 100% मिटी नहीं, वो वैसी की वैसी ही कहीं तो उनके माइंड में, लेकिन हाँ हट रही है धीरे धीरे, वो मेंटेलिटी चेंज हो रही है, लेकिन उसको अभी शायद थोड़ा और टाइम लगेगा। 100% आज मैं कहूंगी कि 30% तक तो चेंज हुई है, 30-40%, बट 60% अभी वैसे ही पहले जैसा ही एक फर्क, एक डिफरेंस तो आज भी मैं कई जगह फील करती हूँ। इवन मेरी फ्रेंड का ब्लाइंड बेटा है, पीओ है SBI में, तो आज भी कोई नॉर्मल लड़की उसको नहीं मिल पाई, जबकि सब कुछ वेल सेट है। बड़ा ब्रदर भी उसका बहुत अच्छे जॉब कर रहा है, CA है, 2 ही भाई हैं, लेकिन उसके बाद भी अब फाइनली उन्होंने अब एक फिजिकली डिसेबल्ड लड़की है जो कि उनके लिए रेडी हुई है। लेकिन आज भी मैंने देखा है कि लोगों के मन में ना कहीं 100% चेंज मैं नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ कुछ 30% जरूर हुआ है, थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़ गई है। मतलब आप उन पेरेंट्स के बारे में सोचिए जिनके बच्चे के साथ इस तरह की अगर चीज हो और वो वेल सेटल्ड हो, बहुत अच्छी पोजीशन पर हो वो, हाँ और जी। उसके बाद अगर उसकी मैरिज के लिए उन पेरेंट्स को मतलब वो परेशानी अपनी बयान भी नहीं कर सकते किसी के सामने। हाँ नेचुरली। तो मतलब क्या कहेंगे आप इस बात? देखिए मैं तो सच बताऊं, मैं तो जब से स्पिरिचुअल फील्ड में आई मैं इन सब बातों पे अब ज्यादा विचार नहीं करती, क्योंकि मैंने जब एक बार हम सब भगवान को सौंप देते हैं, तो मैं तो जैसे मेरा बेटा भी विजुअली इम्पेयर्ड ही है, तो बेटी मेरी नॉर्मल है, तो उसकी मैरिज तो अच्छे से हो गई। अब देखते हैं उसकी मैरिज में, अब ट्राई नहीं कर रहे, जब परमानेंट होगा हम तभी ट्राई करेंगे। अभी तो असिस्टेंट प्रोफेसर ही है, तो लेकिन हम भी मैं उम्मीद को नहीं छोड़ती कभी भी। मुझे लगता है जो भगवान है वो सब पहले से तय है, जो मिलेगी वो पहले से तय है, और सब कार्मिक अकाउंट्स हैं उसके हिसाब से। देखिए सोल वर्ड से हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आते हैं, सब सोल, सब आत्माएं अपने कर्मों के हिसाब से हम एक ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आते हैं। तो जिसको उससे मिलना होगा या इसको जिससे मिलना होगा वो मिलेगा अपने समय आने पे, और अगर नहीं मिलना होगा तो वो ईश्वर जाने। अब मैं इन सब बातों में ना अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करती हूँ, सोचती नहीं हूँ, सब भगवान पे। मतलब ये पॉजिटिविटी है आपके अंदर? हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन मैम मतलब अभी आपको लगता है कि हमें और मतलब हमारे समाज को, खासकर दिव्यांगों को, और हाँ क्या ऐसा करना चाहिए कि जिससे ये जो आप कह रहे हैं 30-40% जो सोच अभी बदली है वो हाँ जी, और ज्यादा बदल जाए? आप क्या देखते हैं, ऐसे कौन से अभी एरियाज हैं जिनको हमें आउटकम करना बाकी है? देखिए मैं तो एक बात मानती हूँ कि एक वो गाना है ना, हम थे जिनके सहारे, उसका एक स्टेंजा है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यूं तो दुनिया बसेगी, तन्हाई फिर भी डसेगी, जो जिंदगी में कमी है वो कमी तो रहेगी। तो देखिए एक जो नेचर से कुछ कमी होती है, तो दिव्यांग लोग क्या नहीं कर रहे, इतना सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन देखिए अगर कोई आज मुझसे कोई कहे कि सुई में धागा डाल दो, तो मैं नहीं डाल सकती ना, क्योंकि मेरा विजन उतना नहीं है। अब जिसका टोटल विजन नहीं है उससे लोग एक्सपेक्ट करें कि वो एक अकेली जगह में या पार्टीज में या कहीं भी एकदम से चल के चला जाए, तो नहीं हो सकता ना, कहीं तो थोड़ी हेल्प तो चाहिए। अब खाने की टेबल लगी है, खाना सर्व करना है, तो भाई हेल्प तो चाहिए, और ये नेचुरल है। ये वो लोग भी सोचे ना कि जो मतलब नॉर्मल लोग हैं। मैं तो कई बार इस बारे में मैं बहस भी करती हूँ लोगों से कि भाई आप आंख बंद करके जरा काम करके देखो, तब आपको किसी का दर्द महसूस करना है तो पहले अपने अंदर उस दर्द को पैदा तो करो। बट लोगों पे इन बातों का वही है, जिसको मिला होता है ना, वो जो कहते हैं ना, भरे पेट पे कभी खाने का कोई चिंता नहीं करता। इसी तरह से जिनको उन्हें भगवान ने जिन्हें सब कुछ दिया है, जो जिनका सब कुछ क्लियर है, तो कितना भी हम कह दें, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जीन्स में, हमारे डीएनए में शायद लोगों के में ऐसी वो है। बदलेगी, ये 100% बदलेगी। दिव्यांगों का इसमें कोई दोष नहीं, हम लोगों का कोई दोष नहीं। हम तो अपनी तरफ से सभी बेस्ट करने की सोचते हैं, लेकिन जो कमी है भाई, जहाँ पे हमको भी किसी ना किसी पॉइंट पे तो हेल्प की जरूरत होती है, तो वो होती है। लेकिन आज तो फिर भी बहुत अवेयर, बहुत अच्छे लोग हैं, तो मैं सोच रही हूँ चेंज होगा और आगे और भी चेंजेस आएंगे, लेकिन हमें कुछ तो समय देना पड़ेगा। और वही वाली बात है कि जब कार्मिक अकाउंट है, तो अगर कोई कुछ बोलता है तो मैं तो सोचती हूँ चलो उसने हमारा एक कार्मिक अकाउंट अपने ऊपर ले लिया, ठीक है, ये भी निपट गया।
तो हमें अपनी सोच ही पॉजिटिव रखनी पड़ेगी। हम समाज से उतनी ही उम्मीद करें जितना कि वो कर सकता है, ज्यादा उम्मीद ना करें। अगर हम ज्यादा उम्मीद करेंगे तो ये हमारे दुखों का कारण बन जाएगा। बहुत बढ़िया मैम, काफी अच्छी, काफी गंभीर, हर तरह की चर्चाएं आप दोनों से हुई और समय बिल्कुल अब समाप्ति की ओर है। मतलब क्या कहूँ मैं, ऐसा लग रहा है जैसे मैं 2-3 एपिसोड करता जाऊं आप दोनों के साथ, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस है जिंदगी का आप लोगों का और मुझे लगता है ये हर व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये अनुभव जी। तो मैम मैं थोड़ा हट के पूछना चाहता हूँ कार्यक्रम के अंत में, तो मतलब शादी के बाद जब परचेजिंग वगैरह करते थे, कपड़े वगैरह की बात होती थी, तो सर पसंद करते थे, आप करते थे? एक्चुअली इस मामले में हम बिल्कुल ऑपोजिट है। मेरे को इनकी पसंद बिल्कुल पसंद नहीं आती। इनको लाइट कलर्स पसंद है, मुझे ब्राइट कलर्स पसंद है। मैं अपने कपड़े खुद ये लाते थे, मैं रिजेक्ट कर देती थी, तो ये हमेशा कहते थे मेरे लाए तो तुझे पसंद ही नहीं आते, तो ये मुझे अपने साथ ही ले जाते थे। आज भी मैं किसी का लाया कपड़ा मुझे कभी नहीं पसंद आता, जो मेरी चॉइस है बस। और मेरे ऑफिस में सब बोलते हैं कि तुम्हारे कपड़े सबसे यूनिक, सबसे अलग होते हैं। तो मैं ना हर चीज में बहुत चूजी हूँ। मतलब मेरे को जो पसंद है बस। मैं किसी की पसंद को थोपना नहीं चाहती अपने ऊपर। और इसी तरह मैं इनको बोलती थी कि तुम्हें जो पसंद है, लेकिन मेरी पसंद खैर इनको अच्छी लगती। तो ये कई बार बोलते थे कि तू सब कुछ इतना अच्छा अच्छा पसंद करती, मुझे कैसे पसंद किया तूने? क्या बात है। फिर आपने जवाब दिया, नहीं दिया? मैंने कहा ये तो मेरे भाइयों के, मेरे मम्मी पापा की पसंद थी, वो सोशल मीडिया का जमाना नहीं था। तो कहते अच्छा मेरे से बात करती थी क्या रिजेक्ट कर देती? मैंने कहा वो तब बताती जब हम चैटिंग करते। मैंने कहा अब ये क्वेश्चन का टाइम भी नहीं है पूछने का। तो मैम बस बिल्कुल कार्यक्रम के एंड में आज बच्चों से, युवाओं से और जो खासकर जो हमारे फील्ड के लोग, डिसेबल्ड फील्ड के लोग, दिव्यांग साथी जो बहुत योग्य हैं और किसी न किसी रूप में इस बात से परेशान हैं अपने विवाह को लेकर के, तो समाज को ध्यान में रखते हुए ऐसे साथियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे मैम? मैं तो यही कहूंगी कि बी पॉजिटिव, हर जगह पॉजिटिव रहिए, लेकिन उम्मीदें जरूर लगाइए, बट इतनी ज्यादा भी उम्मीद मत कीजिए कि अगर वो है ना एक दुनिया उजड़ ही गई है तो क्या दूसरा तुम जहाँ क्यों बसा देनी। अरे एक से रिजेक्शन मिला या एक को आपने रिजेक्ट किया तो क्या हुआ? मेरे भी 5-6 रिश्ते आए जिनको मैंने भी रिजेक्ट किया, 2-3 ने मुझे भी रिजेक्ट किया, ऐसी बात नहीं है। तो ठीक है, ये सब जिंदगी में चलता रहता है और भगवान ने जो जिसके लिए लिखा है वो उसको जरूर मिलेगा। तो हैव डीप फेथ इन गॉड और अपने ऊपर भी विश्वास रखिए, ईश्वर के ऊपर भी, और हमेशा पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि यूनिवर्स जो है, ब्रह्मांड जो है, हम जैसी एनर्जी उसमें डालेंगे वो हमें रिवर्स में वैसे ही देगा। अगर हम यही सोचेंगे अरे कुछ नहीं हो सकता, पता नहीं क्या होगा, तो हमें वैसे ही एनर्जी डामाडोल सी मिलेगी। फिर हमेशा पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए तो अच्छा ही मिलेगा और अवश्य मिलेगा। कोशिश करते रहिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। मैम आपका स्टेटस देखा मैंने फोन पे, व्हाट्सएप पे, वो भी आपने यही लिख रखा है जो भी आपने कहा। तो मुझे याद था कि इस पर मैं क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन आप खुद ही मतलब ले आए उस जगह पे। तो बस वो लेकिन ये मतलब आज का राज पता चल गया स्टेटस का भी हमको। हाँ, कभी कभी तो देखिए दूसरों की खुशी के लिए भी तो कुछ अपने आप को भी तो कुर्बान। हम यही क्यों सोचे कि सब हमेशा हमारी खुशी में ही खुश रहे, हम क्यों ना दूसरों की खुशी में खुश रहें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अजीत सर। जी सर। आप अपने जिंदगी के एक्सपीरियंस से मैम के साथ जो आपका अभी तक का सफर रहा है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अभी हमारे सभी सुनने वालों को? मैं अपने सभी सुनने वालों को एक बहुत क्लियर कट मैसेज है जो कि शायद हर किसी को समझना चाहिए और उसको फॉलो भी करना चाहिए कि जो पति पत्नी जिंदगी के 2 पहिए हैं जी, और इनकी जिंदगी गाड़ी चलती है, समझे। अगर एक छोटा है एक बड़ा होगा तो नहीं चल सकती, एक को कुछ डैमेज हो जाएगा दूसरा नहीं चला सकता होगा गाड़ी को। तो हम लोगों को जिंदगी की गाड़ी जो है पति पत्नी खासतौर पे जब तक बराबर नहीं होंगे, बिल्कुल बराबर होकर गाड़ी को नहीं खींचेंगे तब तक गाड़ी चल नहीं सकती किसी सूरत में भी। कहीं ना कहीं पलट जाएगी, अगर छोटा बड़ा पहिया होगा पलट जाएगी गाड़ी, समझे। ऊंचा नीचा आएगा गड़बड़ हो जाएगी। तो जिंदगी की राह में तो दोनों को हमराह बन के साथ साथ बिल्कुल बराबर के प्रयास से ही चलना पड़ेगा। और यही जिंदगी सच्चाई भी है, क्योंकि आप देखिए अगर असमानता होगी तो हमारी जिंदगी में असमानता आएगी, वो समाज में भी दिखेगी, बच्चों में भी दिखेगी, हमारे संस्कारों में भी दिखेगी।
सब जगह नजर आएगी। लेकिन जब हम समान रूप से चलेंगे तो जीवन का प्रभाव बिल्कुल अलग होगा। समान रूप से हम लोग आगे बढ़ेंगे और जीवन को लक्ष्य को ले जा पाएंगे हम लोग। हम लोग अभी हम लोग डिसाइड करते हैं कि रिटायरमेंट के बाद हम लोग लाइफ कैसे स्पेंड करेंगे, तो हम लोग यही सोचते हैं कि अब जो कॉमन बनता है हम उस राह पे चलते हैं कि भाई ऐसा करेंगे, दोनों मिलकर ना एक राह पे इधर चलेंगे, या जो भी हमने चूज किया है उस तरफ चलने का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेके चलते हैं कि ये करना हम। तो उसमें जब हम लोग चलेंगे तो नेचुरली जब दोनों साथ साथ ही चलना है, रहना साथ साथ है, एक दूसरे के पूरा के हम लोग को वो नहीं है कि हमें एक दूसरे को थोपा गया है। हम लोग तो एक दूसरे की जिंदगी में एक दूसरे के साथ साथ चलना, दूसरे की सहायता करनी है, दूसरे सुख दुख भी बांटने हैं, खुशियों में भी शामिल होना है, समाज में भी साथ रहना है, सब जगह साथ साथ चलना है। तो बराबर के प्रयास से ही हम लोग अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। और यही सारे मैं सुनने वालों को कहना चाहूंगा कि उनको भी अपने मतलब जीवन में अपने जीवन साथी के साथ बराबर का व्यवहार रखें, और मतलब कोई अपने कोई सुपरिटी कॉम्प्लेक्स या इस तरह ना लाएं कि वो मेरे से बड़ा है या मैं उससे श्रेष्ठ हूँ, वो मेरे से कमजोर है, ऐसा कुछ ना रखें। एक समान रूप से दोनों लेकर अपने चलें तो ही जीवन को पाया जा सकता है, जीवन के लक्ष्य को हम पा सकते हैं। बहुत बढ़िया सर। लेकिन जिनकी गाड़ी का भी एक ही पहिया है उनको क्या कहेंगे आप? उनके लिए तो स्केटिंग वाली गाड़ी आती है जिसमें एक ही पहिया होता है, उसमें दूसरा पैर टिकाना पड़ता है जमीन पे। दूसरा पैर जमीन पे टिकाना पड़ता है तभी चलती है वो। एक पहिया वाली मतलब दूसरा पहिया नहीं आया तब तक एक पैर टिका करके रखे। पैर टिका के चलाना है आपने। चलिए तो श्रोताओं, आप सबको बहुत मजा आया होगा सीमा मैम और अजीत सर की बातें सुनकर के, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और कोई भी साथी हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, आप यकीन मानिए। बस आपको करना सिर्फ इतना है, 941415 पे कॉल करें, अपनी प्रतिक्रियाएं दें, और जो भी साथी चाहे तो वो हमें मेल भी कर सकते हैं info@radiomadhuban.in पर। सीमा मैम और अजीत सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सारे श्रोताओं का भी धन्यवाद कि उन्होंने ये सुनेंगे प्रोग्राम, उनको अच्छा लगेगा, हम उम्मीद करते हैं सर। अपनी प्रतिक्रिया देंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए श्रोताओं, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।